साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम लोग एक एक करके इसमें देखेंगे कि क्या क्या नए प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको शॉर्ट में हम लोग NEP 2020 कह सकते हैं, इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। और यह जो है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है तथा यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 की थी उसको प्रतिस्थापित करेगी, मतलब उसके स्थान पर इसको लाया गया है। और ध्यान रखिएगा कि आज़ादी के बाद का यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। पहली आपकी आई थी कब? 1968 में आई थी, ठीक है। दूसरी 1986 में आती है और तीसरी ये आपकी 2020 में आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज तथा ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो प्रख्यात वैज्ञानिक इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने दिसंबर 2018 में सरकार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा सौंप दिया। मई 2020 में लोकसभा चुनाव के बाद इस मसौदे को जनता की राय हेतु सार्वजनिक किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जो नई शिक्षा नीति है, इसकी कुछ जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो इस नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि केंद्र तथा राज्यों द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को GDP के 6% तक बढ़ाया जाएगा, दोनों के द्वारा मिल करके, तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। यहाँ एक तथ्य और याद रखिएगा कि जब देश आज़ाद होता है उसके बाद जो विभाग बनता है शिक्षा के लिए उसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, परंतु 26 सितंबर 1985 को राजीव गांधी की सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था और इसके मंत्री किसे बनाया गया था? PV नरसिम्हा राव को बनाया गया था। अब यह जो दोबारा से नाम बदला गया है, तो क्यों बदला गया है, इसके पीछे जो कारण बताया गया है, तो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री करने का जो उद्देश्य है वो शिक्षा और सीखने अर्थात एजुकेशन और लर्निंग पर अधिक ध्यान आकर्षित करना है। तथा अन्य चीज़ों को देखें तो नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी तक क्या था? 10+2 था हाई स्कूल, उसके बाद 2 साल इंटर होता था। अब ये 5+3+3+4 प्रणाली है क्या? तो इसमें जो आपका पहला 5 है, 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल, मतलब कक्षा 1 में आने के पहले जो 3 साल आप पढ़ते हैं, जो आपके प्ले स्कूल वगैरह होते हैं, तो 3 साल प्री स्कूल के और फिर क्लास 1 और 2, तो ये कितने हो गए? 3 साल प्री स्कूल और 2 साल कक्षा 1 और 2, तो ये हो गया आपका 5। इसके बाद जो आपका 3 आता है, 3 का मतलब क्या है? तो 2 के बाद कक्षा 3 मतलब क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तो ये आपका दूसरा, ये पहला 3 हो गया। अब दूसरा 3 जो आता है इसका मतलब क्या होगा? 5 के आगे फिर जाइए, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, और जो 4 है, 4 का मतलब क्या होगा? क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। तो ये है आपका 5+3+4। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यह प्रणाली है क्या। तो यानी अब बच्चे जो हैं 6 साल की जगह पर 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे, मतलब उनकी स्कूलिंग जो है 3 साल में प्रारंभ हो जाएगी। अब तक बच्चे जो थे वो 6 साल में पहली क्लास में जाते थे, मतलब उनकी फॉर्मल स्कूलिंग जो होती थी वो 6 साल में चालू होती थी। तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी जो बच्चा है वो 6 साल में ही पहली क्लास में होगा, लेकिन पहले के जो 3 साल होंगे, 3 साल भी अब क्या होंगे? फॉर्मल एजुकेशन वाले ही होंगे। जो आपके प्री स्कूल के होते थे वो अब फॉर्मल स्कूल में उसको काउंट किया जाएगा। प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी अब स्कूली शिक्षा में जुड़ जाएंगे। तो यही नया इसमें किया गया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने,
आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। तथा नई शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। अब इसमें एक एक करके बात कर लेते हैं, पहले स्कूली शिक्षा की, फिर हायर एजुकेशन की। तो इस तरह से देख लेते हैं और टीचरों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्कूली शिक्षा या जो प्रारंभिक शिक्षा है आपकी क्लास 12 तक की। तो इसमें क्या है कि 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में इसमें विभाजन किया गया है। कैसे? 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, या इंग्लिश में कहें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको शॉर्ट में ECCE की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मतलब ये जो आपका पहले प्री स्कूल होता है या जो प्ले स्कूल वाला है उसको क्या नाम दिया गया? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, या इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE। तथा 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यही आपका जो 5+3+3+4 है, उसमें 5 का मतलब यही हुआ कि 3 साल आप जो है प्री स्कूल में पढ़ेंगे, फिर तब तक आप 6 साल के हो जाएंगे। तो 6 साल से लेकर 8 साल तक के बीच में आप क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ेंगे। तथा प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा यह जो आपकी ECCE है, इससे जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन जो है वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से इससे संबंधित योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो इसके निर्माण में ECCE से संबंधित योजनाओं के निर्माण में 4 मंत्रालय मिलकर कार्य करेंगे। कौन कौन से? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और चौथा जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसके अलावा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत राज्य जो हैं वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। इसके साथ ही 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक जो प्री प्राइमरी शिक्षा है, इसको वर्ष 2025 तक सार्वभौमिक किया जाएगा तथा वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन के साथ पूर्व विद्यालय जो प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसके अलावा कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। तो कुल मिलाकर ये जो आपकी 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाला था उस तरह से यह है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। कक्षा 5 तक तो उसको पढ़ाया जाएगा मातृभाषा में, उसके बाद कक्षा 8 तक भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तथा स्कूलों में 6 ग्रेड मतलब क्लास 6 में ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी तथा मतलब क्लास 6 से ही उन्हें कोडिंग इत्यादि को उनको पढ़ाया जाने लगेगा। तथा बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए उन्हें फिर से डिजाइन किया जाएगा और परीक्षा में तथ्यों को रटने के बजाय मुख्यतः दक्षताओं कॉम्पिटिटिवनेस का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सभी छात्रों को 2 बार परीक्षा देने की अनुमति होगी। अभी तक क्या था कि अभी जो बोर्ड एग्जाम होता है 1 बार होता है साल में, ठीक है, उस बोर्ड एग्जाम में जो पास होते हैं वो पास हो गए वरना फेल हो गए। तो उसमें क्या है कि उसमें मेन जोर होता है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि कितना आपको याद है चीज़ें, परंतु अब ये जो नई नीति आई इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब रटने के बजाय आपका जो मूल्यांकन किया जाएगा इस पे नहीं किया जाएगा कि आपने कितने तथ्यों को याद किया है, बल्कि आपकी दक्षता कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है, कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, उसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। और ये एग्ज़ाम जो है वर्ष में 2 बार होगा। तो छात्र 2 बार में परीक्षा देने की उनको अनुमति होगी, 2 बार में वो उसको पास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो कोचिंगों पर जो एक तरीके से निर्भरता बढ़ी थी बच्चों की, वो निर्भरता खत्म हो जाएगी। तथा
इसके अलावा स्कूली प्रशासन में परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए एक नई स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना तथा सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ऐसा प्राधिकरण जो सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों को रेगुलेट करने का कार्य करेगा तथा छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो नाम याद रखिएगा, परख नाम से। अब उच्च शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो विविध प्रवेश तथा निकास विकल्पों के साथ 4 वर्षीय स्नातक डिग्री का आरंभ किया जाएगा। मतलब अब आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल का होगा। अब ये कैसे होगा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे कि यदि कोई 1 साल ग्रेजुएशन में उसने एडमिशन लिया, मान लीजिए उसने फर्स्ट ईयर ही केवल पास किया, तो यदि फर्स्ट ईयर के बाद वो पढ़ाई छोड़ देना चाहता है तो उसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो सर्टिफिकेट के रूप में होगा। यदि उसने 2 साल की पढ़ाई पूरी की है तो उसे एडवांस डिप्लोमा के रूप में प्रमाण पत्र मिलेगा। यदि उसने 3 वर्षों तक पढ़ाई की है तो उसे स्नातक की डिग्री दे दी जाएगी। जो नॉर्मल अभी भी हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल का, तो जो डिग्री मिलती है वो 3 साल के बाद आपको मिल जाएगी। परंतु यदि आप 4 साल का करते हैं तो आपको शोध के साथ स्नातक की डिग्री दे दी जाएगी। और इसके साथ इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि यदि आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो पीएचडी के लिए जो अर्हता होगी क्या होगी, वो 4 वर्षों वाला जो शोध के साथ जो आप स्नातक करेंगे यही अर्हता होगी। अभी तक क्या है, अभी क्या है आपके पास अर्हता कि ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, उसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 4 वर्षों का ये शोध के साथ स्नातक है, ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे काम करेगा। तो यदि आपने 3 साल का स्नातक किया है तो आपके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा या जो मास्टर डिग्री होगी वो 2 वर्षों की होगी। यदि आपने 4 वर्षों के साथ शोध के साथ स्नातक किया है तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री वो केवल 1 साल के लिए करना होगा। तो कुल मिला के जैसे अभी आप पढ़ रहे थे वैसे ही उतने ही साल आपको पढ़ने हैं, परंतु उसमें थोड़ा सा चीज़ों को बदल दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों के मध्य अकादमिक क्रेडिटों को अंतरित अर्थात ट्रांसफर एवं गणना को आसान करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा इसमें क्या किया गया, एमफिल डिग्री को समाप्त कर दिया जाएगा। याद रखिए पीएचडी नहीं समाप्त की गई है, एमफिल डिग्री को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। तथा चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़ करके समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। और यह जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए इसके तहत 4 संस्थानों या निकायों का निर्धारण किया गया है। अब ये 4 संस्थान कौन है इसके अंतर्गत, उनको भी देख लेते हैं। तो विनियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकी परिषद या इंग्लिश में कहें तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। दूसरा, मानक निर्धारण के लिए, स्टैंडर्ड निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। तीसरा है वित्त पोषण के लिए तो उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। चौथा है प्रत्यायन एक्रीडेशन के लिए अर्थात मान्यता प्रदान करने के लिए तो राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल NAC, इसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा महाविद्यालयों को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता अर्थात ऑटोनॉमी के साथ संबद्धता एफिलिएशन प्रणाली समाप्त की जाएगी। अभी क्या होता है, जो महाविद्यालय होते हैं किसी यूनिवर्सिटी या किसी विश्वविद्यालय से क्या होते हैं, संबद्ध होते हैं, एफिलिएट होते हैं। तो अब उनकी जो ये संबद्धता है, एफिलिएशन है, उसको 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, जिससे कि प्रत्येक महाविद्यालय एक स्वायत्त डिग्री देने वाली संस्था होगी। अभी क्या, जिससे वो एफिलिएटेड होते हैं उसके नाम से वो डिग्री देते हैं। अब क्या होगा, 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से उनको स्वायत्त किया जाएगा और उसके बाद वो क्या होंगे, स्वयं ही अपनी डिग्री देने वाली संस्था बन जाएंगे अथवा विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज के रूप में वो विकसित हो सकेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, इसके सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात अर्थात ग्रास इनरोलमेंट रेशियो को
जो कि 2018 में 26.3% है, इससे बढ़ा करके 2035 तक 50% करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी कितना है 2018 में 26.3% से बढ़ा करके 2035 तक, तो ये सन याद रखिएगा, 2030 कन्फ्यूज मत करिएगा, 2035 तक 50% करना है। तथा इसके अलावा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें भी जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, या इंग्लिश में कहें तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, या शॉर्ट में MERU की स्थापना की जाएगी। अब अध्यापकों से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर उनको पदोन्नति दी जाएगी। तथा इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री की जाएगी। अभी तक बीएड डिग्री कितने वर्ष की होती है, 2 साल की होगी, तो इसको 2030 तक प्रावधान किया गया कि इसको 4 साल की बीएड डिग्री कर दी जाएगी, और ये शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम योग्यता इसको रखा जाएगा। इसके अलावा शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने में सहायता करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थितियों के अनुकूल ऑनलाइन शैक्षणिक विधियों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जैसा कि वर्तमान में जो कोरोना महामारी, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डिजिटल विभाजन है इसका हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस प्रकार से डिज़ाइन नहीं की गई है कि वो डिजिटली या ऑनलाइन तरीके से उनको शिक्षा प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो सरकारी स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, जहाँ पे अवसंरचना की कमी है, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने स्कूलों से जुड़े हुए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। वहीं कॉन्वेंट स्कूल क्या है, उनके पास अवसंरचना है और उससे जुड़े हुए जो या उसमें पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, एक डिजिटल विभाजन का खामियाजा है जो बच्चे भुगत रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा की बात करें तो सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा संस्थानों को विकसित करने हेतु एक प्रौद्योगिकी यूनिट, टेक्नोलॉजी यूनिट का गठन किया जाएगा, और यह नई यूनिट डिजिटल अवसंरचना सामग्री तथा क्षमता निर्माण को समन्वित अर्थात इंटीग्रेटेड करेगी। अब पारंपरिक ज्ञान या ट्रेडिशनल नॉलेज के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। तो जनजातीय तथा देशज अर्थात इंडिजिनियस ज्ञान सहित भारतीय ज्ञान पद्धतियों को पाठ्यक्रम में परिशुद्ध तथा वैज्ञानिक तरीके से सम्मिलित किया जाएगा, मतलब जहाँ जरूरी होगा वहाँ इनको सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु इत्यादि का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी कि वो फला भाषा ही पढ़े। इसके अलावा भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, या इंग्लिश में कहें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI, इसकी स्थापना तथा फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान या संस्थाएं, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट्स फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसमें जो समान और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो बातें कही गई उसको भी देख लेते हैं।
तो इसके तहत प्रावधान किया गया है कि जो आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो नीति आयोग के द्वारा प्रावधान किया गया है, तो इन आकांक्षी जिले जैसे क्षेत्रों जहां बड़ी संख्या में छात्रों को आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उनको विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा तथा वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा सभी लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार लैंगिक समावेशी कोष जेंडर इंक्लूसिव फंड की स्थापना करेगी। इसके अलावा बधिर छात्रों, जो डेफ छात्र हैं, उनके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान इसलिए कि शिक्षा को समावेशी, इंक्लूसिव बनाया जा सके। अब वित्तीय सहायता के बारे में बात करें तो SC, ST, OBC तथा अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, मतलब उनको विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। अब संभावित चुनौतियां क्या हैं उसको भी देख लेते हैं। चूँकि शिक्षा जो है एक समवर्ती सूची का विषय है तथा अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड, जैसे यूपी का यूपी बोर्ड है, अतः इस नीति के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को एक साथ लाना होगा, क्योंकि जो समवर्ती सूची में होने की वजह से क्या है कि शिक्षा पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। तो दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करना पड़ेगा कि दोनों के बनाए हुए कानून एक दूसरे से कोलैप्स ना करें, एक दूसरे का अपोज ना करें। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यह शामिल कब हुआ था? ये पहले राज्य सूची में था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन आता है, उसके तहत आपका वन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, शिक्षा और कृषि, इन 4 चीज़ों को राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो याद रखिएगा, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब, मतलब किस संशोधन के माध्यम से लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। पहले यह राज्य सूची का विषय था। कुछ अन्य तथ्यों को भी देख लें तो ये जो नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यवसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर अर्थात एक्स्ट्रा करिकुलम पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उन गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो अभी आर्ट साइड या साइंस साइड वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है, उसको समाप्त करने का प्रयास इसमें किया गया है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिएगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, यह तीसरी शिक्षा नीति है, स्वतंत्रता के बाद की तीसरी शिक्षा नीति है और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसके पहले आपका पहली शिक्षा नीति जो आती है वो 1968 में आती है, दूसरी 1986 में आती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको हम लोगों ने विस्तार से समझने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।